हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट एंड डायमेंशन का यह सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और उसकी जो इसके टाइप्स देखे थे और फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं वो हमने कवर किया था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से मज़ा आएगा। ओके, और जिससे आपको और भी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में और हम इससे आगे बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस मतलब कॉन्सेप्ट से। ओके, डायमेंशनल से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। ओके, जो एक्स ग्रुप में डायमेंशन से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप बिल्कुल इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। ओके, और आप पेन और कॉपी हाथ में होनी चाहिए। पेन और कॉपी हाथ में लेके आप साथ ही साथ नोट करते जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने दूरी के कुछ छोटे और बड़े मात्रक देखे थे, तो उसमें कुछ मैं फर्स्ट लेक्चर में हमने दूरी के कुछ छोटे और बड़े मात्रक देखे थे। तो आज हम मास के भी देख लेते हैं कि मास के जो छोटे और बड़े मात्रक कौन कौन से हैं, मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखते हैं मास द्रव्यमान। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके बड़े मात्रक मतलब मास को हम कौन कौन से बड़े मात्रक में मेजर करते हैं। ओके, तो देखिए एक क्विंटल बराबर होता है 100 kg। एक क्विंटल बराबर कितना होता है 100 kg। और एक मीट्रिक टन बराबर होता है 100 वो 10। एक मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल होता है। अगर इसको केजी में लिखें तो केजी में आप कैसे लिख सकते हैं इसका, एक क्विंटल बराबर कितना होता है 100 kg। तो यहाँ पर 100 लगेंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आएगा 1000 kg। ओके, इसके बड़े मात्रक हैं। ओके, अब हम छोटे मात्रक देख लेते हैं। छोटे मात्रक में हम छोटे मात्रक देख लेते हैं, उसमें कैसे मेजर करते हैं। छोटे मात्रक किसके हैं, मास के छोटे मात्रक देख लेते हैं। देखिए 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ kg। ओके, और 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 kg। ओके, मिली मतलब 10⁻³ और यहाँ से -3 -6 kg। 1 मिलीग्राम बराबर -6 kg। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ओके, इसका इधर आएगा तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो ये मास के मात्रक हुए। ये क्या है, मास के छोटे और बड़े मात्रक हैं। और एक मात्रक आपने वो सुनाई होगा, जब हम बात करते हैं जैसे फसल होती है गांव में, तो वो हम मेजर करते हैं ऐसे 1 मन 5 मन हुई है या 10 मन या 20 मन 40 मन 50 मन, किस मतलब उसको मन में देखते हैं, बोलते हैं कि आपकी फसल मन में हुई है। तो जो मन होता है वो क्या होता है कि 1 मन बराबर होता है 40 kg। तो हम 1 मन को 40 kg के बराबर बोलते हैं। ओके, 1 मन बराबर कितना होता है 40 kg। तो अक्सर हम इसी को यूज करते हैं। जो गांव के लोग रहते हैं तो वो ज़्यादातर अपनी फसल को मन में ही बोलते हैं। ओके, कि आपकी फसल 10 मन 20 मन या 40-50 मन हुई है, तो वो आप इससे आइडिया ले सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए और
अच्छे से नोट करिए, जैसे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों की विमाएं। ओके, तो देख लेते हैं भौतिक राशियों की विमाएं। और अगर इसको इंग्लिश में लिखूं तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं विमाएं क्या है, डायमेंशन क्या है। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के जिन जिन घातों में व्यक्त किया जाता है उसे हम डायमेंशन कहते हैं। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो ड्राइव यूनिट होती हैं उनको अगर हम जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट की पावर में व्यक्त कर सकें उसे हम डायमेंशन कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको और भी सही अच्छे से समझ में आएगा। विमाएं आप भी साथ ही साथ लिखते जाइए। किसी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे विमाएं कहते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। विमाएं अगर आपसे पूछा जाए कि विमाएं क्या है, ऐसे आपसे कोई पूछेगा नहीं कि लिखना थोड़ी हो वहाँ पर, तो बस समझना है आपको। ओके, तो आप बता सकते हैं किसी भौतिक राशि के जो व्युत्पन्न मात्रक को हम मूल मात्रक के जिन जिन घातों में व्यक्त करते हैं उसे हम विमाएं कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम क्षेत्रफल को ले लीजिए। जैसे क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई, एक मिनट, इसको मैं सही दोबारा से लिख देता हूँ। जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपको इसके डायमेंशन लिखना है तो आप किस प्रकार लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं। लंबाई को लंबाई और चौड़ाई को भी लंबाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, डायमेंशन लंबाई होल स्क्वायर। ओके, और आगे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप अब यहाँ पर डायमेंशन लंबाई का मतलब लेंथ का जो डायमेंशन है वो 2 है। ओके, तो ये डायमेंशन हो गया इसका। और अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल का जो डायमेंशन है वो कितना है, 2, क्योंकि लंबाई की पावर जी क्या है, 2, तो ये डायमेंशन हो गया। ओके, जैसे ही आपको और भी देख लेते हैं। जैसे जो फॉर्मूला होता है, जो चाल होती है, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हम दूरी को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, मतलब लंबाई होती है। तो इसको हम लंबाई इंटू लंबाई की पावर 1 इंटू समय।
समय की पावर क्या आ जाएगी माइनस। तो यहाँ पर जो लंबाई का डायमेंशन है वो 1 है और समय का डायमेंशन -1। तो ये डायमेंशन ये यहाँ पर है। ओके, लंबाई का डायमेंशन क्या है 1 और समय का डायमेंशन -1। तो इस प्रकार हम डायमेंशनली इस प्रकार लिखते हैं और हम आगे फॉर्मूला भी लिखेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो डायमेंशन के आधार पर जो क्वांटिटी होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। डायमेंशन के आधार पर हम क्वांटिटी को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया था कल, जो क्वांटिटी होती हैं वे क्वांटिटी मतलब जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और जिन्हें हम नाप सकते हैं वे फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ओके, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसमें आपको ध्यान होगा और आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं डायमेंशन के आधार पर हम क्वांटिटी को किस प्रकार बांट सकते हैं। तो मतलब डायमेंशन के आधार पर हम क्वांटिटी लिख लेते हैं। क्वांटिटी मतलब राशियां। ये किसके आधार पर है, डायमेंशन के आधार पर। डायमेंशन ये डायमेंशन के आधार पर है। ओके, किसके आधार पर है, डायमेंशन के आधार पर। ओके, डायमेंशन के आधार पर हम क्वांटिटी को 2 भागों में बांट सकते हैं। हम डायमेंशन के आधार पर हम क्वांटिटी को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पे आता है इसमें डायमेंशन क्वांटिटी मतलब विमायुक्त राशियां। और सेकंड नंबर पर आता है विमाहीन राशियां। डायमेंशन क्वांटिटी मतलब जिनमें डायमेंशन आता है वो, और ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायमेंशन नहीं आता है उसे बोलते हैं विमाहीन राशियां। तो विमायुक्त राशियां क्या है, विमायुक्त राशियां वे राशियां हैं जो जिनमें डायमेंशन होता है। ओके, विमायुक्त वे राशियां जिनमें डायमेंशन होता है उसे हम विमायुक्त राशियां कहते हैं। और विमाहीन राशियां वे राशियां जिनमें डायमेंशन नहीं होता है, मतलब डायमेंशन होता नहीं उसमें। ओके, तो अब विमायुक्त राशियों को भी फर्दर हम 2 कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। इसको फर्दर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो रहता है विमायुक्त चर राशियां। विमायुक्त चर राशियां। ओके, और दूसरा होता है विमायुक्त अचर राशियां। चर और अचर तो आप जानते ही होंगे, जो चर मतलब वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट। विमायुक्त अचर राशियां। ओके, तो विमायुक्त चर राशियां वे राशियां हैं जिनमें विमाएं होती हैं, मतलब उन राशियों को कहते हैं जिनमें विमाएं होती हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वेग, वेलोसिटी, त्वरण। ओके, त्वरण, चाल, इनमें क्या है, विमाएं हैं। इसमें जैसे वेग की हम अभी निकालेंगे विमाएं क्या है, क्या निकलेंगी, और त्वरण की, चाल की, सभी की विमाएं निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, और हम डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र भी कैलकुलेट करेंगे। तो इनमें क्या होता है, इनमें विमाएं होती हैं। ओके, तो इन्हें विमायुक्त और ये विमायुक्त चर राशियां हैं। ओके, अब विमायुक्त अचर राशियां कौन सी हैं, जिनमें विमाएं तो होती हैं पर लेकिन वो कांस्टेंट रहती हैं। ऐसी कौन है, वो है जैसे चाल, प्रकाश की चाल, जैसे प्रकाश का वेग। ओके, और सार्वत्रिक प्रकाश का वेग
ऐसे प्रकाश का वेग। और ये दूसरे नंबर पर आता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक आपने पढ़ा होगा उसमें, सार्वत्रिक गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ओके, नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक और प्रकाश का वेग। ओके, और गैस नियतांक भी होता है। तो मतलब जी क्या ऐसे प्रकाश का वेग है तो वो क्या होता है, इसकी बराबर आपने इसकी वेलोसिटी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसमें क्या है जी, यहाँ पर जो 3 × 10⁸ क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, मतलब कांस्टेंट है। और ये डायमेंशन है, मतलब जिनमें डायमेंशन तो होता है पर लेकिन जो कांस्टेंट भी होता है इसमें, मतलब कांस्टेंट है यहाँ पर। डायमेंशन क्या है इसका, डायमेंशन जो मीटर पर सेकंड, और जिसमें क्या है कांस्टेंट 3 × 10⁸। ओके, तो विमायुक्त चर राशियां वे राशियां हैं जिनमें कांस्टेंट और विमाएं होती हैं। ओके, तो ऐसी विमायुक्त चर राशियां वे राशियां जिनमें विमाएं होती हैं और जिनमें विमाएं होती हैं, जैसे वेग, त्वरण और चाल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं विमाहीन चर राशियां। ये भी, इसको भी दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा और आप साथ ही साथ नोट करते जाइए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। विमायुक्त चर राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, 2 की। ओके, विमाहीन चर राशियां भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको भी आप कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 में। एक रहता है विमाहीन चर राशियां, विमाहीन चर राशियां, विमाहीन चर राशियां। और एक होता है विमाहीन अचर, विमाहीन अचर राशियां, मतलब डायमेंशनलेस वेरिएबल राशियां। क्वांटिटी डायमेंशनलेस वेरिएबल क्वांटिटी और डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी में क्या होता है, जो चर राशियां होती हैं, जैसे इसमें डायमेंशन नहीं होता है। ओके, डायमेंशन मतलब कैंसिल हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर देखूं तो मैं क्या है, जैसे एग्जांपल में कोण क्या है, कोण एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, कैंसिल हो जाती है आपस में। जैसे इसका फॉर्मूला रहता है चाप बटे त्रिज्या। तो इसका भी डायमेंशन क्या है, ऐसे एल, इसको एल से भी लिखते हैं, इसको एल से भी। अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, विमाहीन, मतलब कोई विमा कैंसिल हो जाएगी तो विमाहीन मतलब ये विमाहीन है। ओके, मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं बच रहा है। ओके, और ऐसे और भी रहता है, जैसे अपवर्तनांक, तो इसमें भी अपवर्तनांक रहता है। वो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, C/V। तो यहाँ से क्या है, मीटर पर सेकंड, तो ये कैंसिल हो जा रही है। ओके, तो ये क्या है, विमाहीन चर राशियां हैं। अब विमाहीन अचर राशियां कौन सी हैं, जैसे विमाहीन अचर राशियां जैसे 2, 3, 4, ये क्या है, विमाहीन पाई etc, मतलब और भी है। तो ये विमाहीन अचर राशियां हैं, क्योंकि कांस्टेंट, जिनमें कोई भी विमान नहीं है, और लेकिन एक क्या है, कांस्टेंट है। विमाहीन अचर राशियां क्या है, 2, 3, 4, पाई। ओके, तो आपको इसकी जो डायमेंशन के आधार पर राशियां कितनी कैटेगरी की होती हैं, 2 की, एक विमायुक्त राशियां और एक विमाहीन राशियां। अब विमायुक्त राशियां भी 2 प्रकार की रहती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो जो विमायुक्त राशियां वो रहती हैं, एक डायमेंशन चर राशियां, मतलब विमायुक्त चर राशियां, और दूसरी रहती है विमायुक्त अचर राशियां। अब विमायुक्त चर राशियां में आता है जो वेग, वेलोसिटी, वो। और विमायुक्त अचर राशियां जिनमें कांस्टेंट रहता है, जैसे प्रकाश का वेग, उसमें भी उसकी डायमेंशन तो रहती है, फिर भी वो कांस्टेंट रहता है। ओके, ऐसे ही और बात करते हैं वो गैसीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था अभी। ओके, तो उसमें भी डायमेंशन रहता है, मतलब और कांस्टेंट रहता है वो। ओके,
जैसे विमाहीन राशियां भी दो कैटेगरी की रहती हैं, एक विमाहीन चर राशियां, एक विमाहीन अचर राशियां। और विमाहीन चर राशियां जैसे उसमें विमाएं आपस में कैंसिल हो जाती हैं, उनको हम विमाहीन चर राशियां कहते हैं। ओके, चर वेरिएबल। तो जैसे कोण, अपवर्तनांक और जो ऐसे हम डेंसिटी की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, ओके, वो भी कैंसिल हो जाती है। तो जैसे अभिमानी अचर राशि कौन से 2, 3, 4, 5। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला। इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है एग्जाम में। अधिकतर डायमेंशन फॉर्मूला का ही बेस रहता है क्वेश्चन, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप उस एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। ओके, और जबकि एक्स ग्रुप में तो पूछा ही जाता है इससे, डायमेंशन फॉर्मूला से। तो हम देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। वो डायमेंशन फॉर्मूला विमीय सूत्र, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था विमीय सूत्र। तो अब विमीय सूत्र हम किसके लिखेंगे? विमीय सूत्र हम उन राशि के लिखेंगे जो फिजिकल राशि है, मतलब जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे विमीय सूत्र हम हमेशा SI यूनिट में ही लिखते हैं। ओके, मैंने आपको बताई थी यूनिट दो तीन चार कैटेगरी की बताई थी, एक CGS और FPS, MKS और SI यूनिट। तो हम इसको डायमेंशन फॉर्मूला को SI में ही लिखेंगे। ओके, तो SI में हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, जैसे SI यूनिट में लिखेंगे हम SI में। तो जो फिजिकल क्वांटिटी बताई थी मैंने 7 होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, ताप, विद्युत धारा और एक ज्योति तीव्रता और एक और रहती है पदार्थ की मात्रा। एक पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वांटिटी है। ये क्या है? मूल राशियां हैं, मूल, और जिनके जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ओके, अब जिनसे मैंने और भी बताया था आपको कि जो मूल राशियों से भी हम व्युत्पन्न राशियां, मतलब जो ड्राइव, इसी से हम ड्राइव करते हैं उन्हें, तो उन्हें ड्राइव क्वांटिटी या जो ड्राइव क्वांटिटी के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ओके, अभी मैंने आपको जो इसकी डेफिनेशन में बताई थी डायमेंशन के में, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था जो व्युत्पन्न मात्रक। तो उसमें व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक वे हैं जिनमें मूल मात्रकों से जो बनते हैं उन्हें जो आपस में कटपिट के बनते हैं, उसको जो लास्ट में बचता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये एक मूल राशियां हैं। अब जिनको हम डायमेंशनली कैसे लिखते हैं, ऐसे इसको लंबाई को हम, लेंथ को हम L से लिखेंगे, डायमेंशनली L से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से, और मास को हम M से, और टाइम को T से, और टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करेंगे, और विद्युत धारा को E से। ये डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे हम। और ज्योति तीव्रता को हम CD से। CD इसका जो डायमेंशन इसका नहीं बनता है। ओके, देखिए, तो अब हम डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट, तो SI यूनिट में जो हमने कल पढ़ा था, SI यूनिट में उसमें जो मूल राशियां थी, मूल राशियां कौन कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। ओके, और एक और थी मूल राशियों में वो पदार्थ की मात्रा। उसका डायमेंशन में हम यूज नहीं करते क्योंकि वो एक क्वांटिटी, मतलब एक नियतांक है। वैसे पदार्थ की मात्रा क्या है? एवोगैड्रो नंबर, जैसे वो उसका मान रहता है 6.023 × 10⁻23 पर मोल। ओके, तो वो उसका हम यूज नहीं करते डायमेंशन में, हम केवल इनका यूज करते हैं
जो लंबाई, अगर डायमेंशनली हम लिखते हैं, लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास को एम से, समय को टी से, और टेम्परेचर को के से, और विद्युत धारा को ए से, और ज्योति तीव्रता को सी डी से। ओके, अब देखिए इनका यूज हम अलग अलग जगह पे अलग अलग करते हैं। कैसे, देखिए जब हम यांत्रिकी की बात करते हैं, यांत्रिकी में हम यूज करते हैं एम, एल और टी, इन तीन का यूज करते हैं यांत्रिकी में। जबकि ऊष्मागतिकी में हम लिखते हैं एम, एल, टी और के, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी इंक्लूड होता है। ओके, ऊष्मागतिकी किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर पर। तो इस प्रकार हम ऊष्मागतिकी में लिखते हैं। और जब चुंबकत्व व विद्युत में का यूज करते हैं हम, विद्युत में हम यूज करते हैं एम, एल, टी और ए, मतलब उसमें करंट भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, अब जबकि प्रकाश में हम बात करते हैं, प्रकाश में एम, एल, टी और सी डी, मतलब ज्योति तीव्रता। इस प्रकार हम अलग अलग जगह पे अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसको लिखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। अब आप इसको जल्दी से नोट करिए। ओके, जल्दी से आप इसको नोट करिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं इसका जो डायमेंशनल को फॉर्मूला वो किस प्रकार लिखा जाता है, वो हम देख लेते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है उसको हम इस प्रकार लिखते हैं। देखिए एम, हम यांत्रिकी में बात कर रहे हैं एम, एल और टी, तो इसकी पावर ऐसे ए, बी और सी, ए बी सी। इस प्रकार हम इसको एक बड़े कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम, एल, टी और ए और बी सी क्या है? ये विमाएं है, मतलब जो पावर आई उसकी एम, एल, टी की पावर है। ओके, तो इस प्रकार हम लिखते हैं। अब देख लेते हैं, हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। चित्रफल क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसको हम ड्राइव करते हैं। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, अब इसको जो डायमेंशनली लंबाई को किससे लिखते हैं? एल से। ओके, मैंने अभी बताया था। चौड़ाई को भी एल से लिखेंगे। ओके, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। अब यहाँ पर एल स्क्वायर, एम और टी तो है ही नहीं, तो फिर कैसे लिखेंगे? तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, इसको जो चीज नहीं है उसको हम जीरो लिख देंगे यहाँ पर, मतलब वो है नहीं। ओके, और एल स्क्वायर और टी जीरो। इस प्रकार हम इसका क्या बन गया? डायमेंशनली फॉर्मूला, मतलब विमीय सूत्र बन गया है। किसका विमीय सूत्र? क्षेत्रफल का ये विमीय सूत्र बन गया है। ओके, अब हम बात और लिखते हैं। जैसे नंबर 1 जो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं आयतन का जो फॉर्मूला रहता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आयतन का फॉर्मूला है। अब इसको हमें डायमेंशनल लिखना है तो क्या लिखेंगे? अब हमें इसको डायमेंशनल लिखना है तो क्या लिखेंगे? एल इंटू, इसको भी एल से लिखते हैं और इसको भी एल। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? एल क्यूब। अब इसको हमें वही लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो क्या बन जाएगा? एम की पावर 0, एल 3 और टी की पावर 0। ओके, तो आपसे अगर कोई पूछे तो मतलब आयतन का विमीय सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे? m0, l की पावर 3, t की पावर 0। ओके, ये तो इसका आयतन का विमीय सूत्र है। अब हम बात करते हैं और आगे भी देख लेते हैं। जैसे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसको आपको बनाना आ गया होगा।
बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आप किसी भी क्वांटिटी का आसानी से उसका वो बना सकते हैं, बीमी सूत्र आसानी से बीमी सूत्र लिख सकते हैं। ओके, और ये एक इम्पोर्टेंट भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं, चाल को भी चाल का लिख लेते हैं। चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और दूरी को हम किस प्रकार लिखेंगे डायमेंशनली, एल मतलब लंबाई है ना, एल और टी, समय को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन टी। तो जिसका क्या बन गया, एल इंटू टी की पावर -1। ओके, ये यहाँ से ऊपर पहुँच गया तो क्या बन जाएगा, -1। तो अब इसका चाल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, m की पावर, यहाँ पर m नहीं है तो m की पावर 0, l t की पावर -1। ओके, तो चाल का बीमी सूत्र क्या है, m की पावर 0 l t की पावर -1। चाल का बीमी सूत्र क्या है, m की पावर 0 l t की पावर -1। अब हम देख लेते हैं वेग, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेग बराबर, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ओके, अब विस्थापन को हम किस प्रकार लिखते हैं, वही डिस्टेंस भी है, विस्थापन क्या है, डिस्टेंस है तो इसको एल से लिखेंगे और इसका जो टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये बन जाएगा एल टी की पावर -1, और इसका जो अगर पूरा फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, m की पावर 0 l t की पावर -1। ओके, अब आपको अगर ऐसे ये लिख लिया, ये क्या है, इसका वेग का ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला मतलब बीमी सूत्र। अब ऐसे आप लिख सकते हैं, त्वरण का भी लिख सकते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो इसको वेग का आप ऐसे लिख, अब हमें पता है वेग का, तो वेग का क्या है, यहाँ पर सिंपल लिख देंगे एल टी की पावर -1 और समय टी। ओके, तो यहाँ पर जो इसका क्या बन जाएगा, एल टी की पावर -2, और इसका जो वो लिखेंगे, इसका अगर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, m0 l t की पावर -2। ओके, इसका हमने क्या लिख दिया, बीमी सूत्र। अब आप इससे वो भी लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसा यूनिट में इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, आप यहाँ से देख लीजिए, जो चाल की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, अगर आप ऐसा यूनिट लिखना चाहें चाल की ऐसा यूनिट, तो चाल का अगर हमें बीमी सूत्र पता है, बीमी सूत्र क्या है, m0 l t की पावर -1। तो l मतलब लेंथ, लेंथ का जो यूनिट रहता है मीटर, और t का मतलब टाइम का सेकंड, तो इसका जो चाल का जो ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ओके, ये क्या है, चाल की ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकंड। और जैसे आप इसका भी लिख सकते हैं, इसका वेग का क्या है, इसकी चाल की है। अब वेग का, वेग की ऐसा यूनिट क्या है, यहाँ से अब देखिए, यहाँ से यहाँ पर क्या है, एल टी की पावर -1, तो इसका भी मीटर पर सेकंड है। अब आप पूछोगे ये भी सेम है, सेम, क्योंकि बस इनमें क्या है, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर, उसमें आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है चाल और वेग। आपको बता दूं, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, लेकिन वो है एक ही चीज़ है बस, लेकिन सदिश और अदिश आपको अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। ओके, तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा ही मात्रा क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप त्वरण का भी लिख सकते हैं। त्वरण आपको अगर डायमेंशन फॉर्मूला पता है, मतलब बीमी सूत्र पता है, बीमी सूत्र पता है, तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जी क्या त्वरण की ऐसा यूनिट है। ओके, अब आप फोर्स ऐसे F बराबर m आप पढ़ते होंगे, बल m। ओके, आपने पढ़ाई होगा ये तो।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है इससे। ओके, तो देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं एम का जो इसका अगर बल का जो लिखें बल बराबर मास इंटू त्वरण, मास इंटू त्वरण मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो लिखेंगे डायमेंशन तो वो किस प्रकार लिखेंगे, एम से। मास को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, मास को हम लिखेंगे एम से, सॉरी। अब इसका हमें बल का जो बल है बल, अगर इसका बल का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे, मास इंटू त्वरण। तो मास का जो डायमेंशन है वो किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो एम लिख दूंगा मैं यहाँ पर एम, और इंटू त्वरण। त्वरण का हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या है, एल टी की पावर माइनस के 2, एल टी की पावर माइनस के 2। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस के 2। ओके, ये क्या है, त्वरण का एक वो बल का एक विमीय सूत्र है। ओके, एम एल टी की पावर माइनस के 2। तो आप किसी भी फॉर्मूले को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र को आप कैसे, बस आपको फॉर्मूला आप किसी भी क्वांटिटी का विमीय सूत्र फाइंड कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो इसका अगर हम बोले कि ऐसा यूनिट में इसका जो बल का ऐसा यूनिट लिखें तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी लिखते हैं। बल का ऐसा ही मात्रा क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। और चलिए मैं एक जो वर्क रहता है, वर्क कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या है, बल इंटू विस्थापन। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो बल का भी हमने देखा था, बल का क्या है, एम एल टी की पावर माइनस के 2। ओके, और जो विस्थापन है उसका किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। ओके, कार्य, एक कार्य का क्या है, विमीय सूत्र है। ओके, एक कार्य का क्या है, विमीय सूत्र, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। अब देखिए यहाँ पर हम एनर्जी क्या है, एनर्जी का भी विमीय सूत्र यही रहता है। ये क्या है, एनर्जी का भी अगर हम लिखना चाहें, एनर्जी का एनर्जी और कार्य का जो ऐसा ही यहाँ पर वो लिख देता हूँ मैं, कार्य की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है। और आप वैसे भी लिख सकते हैं इसको मीटर वो किलोग्राम, आप वैसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और वैसे इसका जूल होता है, जूल। और अब अगर हम एनर्जी का लिखना चाहें, एनर्जी का, तो एनर्जी का किस प्रकार लिख सकते हैं, एनर्जी भी कार्य होती है, मतलब किसी वस्तु द्वारा किया गया ये कार्य क्या है, एनर्जी। ओके, तो एनर्जी का भी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। एनर्जी भी एनर्जी का ही है, ये एनर्जी का ही विमीय सूत्र होगा। ओके, एनर्जी और वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य को ही हम एनर्जी कहते हैं। ओके, ऊर्जा कहते हैं। तो ये यहाँ पर उसकी भी जो ऐसा ही मात्रक होता है वो यूनिट जूल होता है। ओके, जूल होता है। तो अब हम एक चीज और देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, प्लांक कांस्टेंट का जो मात्रक होता है वो कैसे निकालें, मतलब प्लांक कांस्टेंट का आपसे मात्रक पूछा जाता है, वो हम देख लेते हैं क्या है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू एच न्यू। ओके, इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू आवृत्ति, और ये एनर्जी। तो यहाँ से आप एच को निकाल सकते हैं, एच बराबर हो जाएगा ई अपॉन न्यू। ओके, ई अपॉन न्यू। अब यहाँ से हम ई का हमने पता है, ई का क्या है, ई का जो हमने अभी निकाला था विमीय सूत्र क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। और जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब आवृत्ति,
आवृत्ति का जो बीमी सूत्र होता है वो साइकिल पर सेकंड है, मतलब पर सेकंड है, तो इसका जो बीमी सूत्र होगा माइनस के वन की पावर टी की पावर वन। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लूँ तो इसका जो बीमी सूत्र होगा क्या होगा, माइनस के टी की पावर वन। ओके, तो यहाँ से टी ऊपर चला जाएगा तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो जो एच का बीमी सूत्र बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के वन। इसको आप याद रखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है वो हमने बता दिया है। ओके, तो आप कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। देखिए अब हम देखते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं हम, पूर्व लगन 10 की घात के पूर्व लगन, 10 की घात के पूर्व लगन पर बात करते हैं हम, क्योंकि ये यूनिट में होती है। पूर्व लगन का मतलब होता है जो यूनिट के पहले जुड़ती हैं जो राशि, जो क्वांटिटी, मतलब जो ज़्यादा बाकी तो ना है। तो अब हम देख लेते हैं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। 10 की घातों के पूर्व लगन, 10 की घातों के पूर्व लगन। अब पूर्व लगन का मतलब है, मतलब जो यूनिट के पहले जुड़ने वाले को ही हम पूर्व लगन कहते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे जो ऐसे मिलीमीटर, तो यहाँ पर जो मिली है ना, मिली क्या है, ये पूर्व लगन है। ऐसे इसको जो मान होता है माइनस के 3 मीटर, तो ये क्या है, माइनस के 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। तो ये मिली क्या है, यहाँ पर मिली पूर्व लगन है। जैसे अपन बोलते हैं नाम के पहले, ऐसे अपन जैसे श्री राम जैसे श्री राम, तो यहाँ पर जो श्री क्या है, श्री पूर्व लगन है। ओके, और ये राम भगवान जी का नाम, भगवान का नाम है, तो वो श्री राम, तो यहाँ पर श्री क्या है, पूर्व लगन। ओके, ये नाम है। तो ऐसे आगे नाम के आगे लगते हैं उसे हम पूर्व लगन कहते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं 10 की घात, यहाँ पर देखते हैं 10 की घात और यहाँ पर लिखते हैं पूर्व लगन। जो पहले लगेगा, जो यूनिट के पहले लगेगा वो पूर्व लगन, और संकेत, इसको कैसे संकेत। ओके, तो देखिए 10 की घात, अगर 10 की घात बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं डेका। 10 की घात बन रहा है तो क्या बोलते हैं, डेका। इसको डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। संकेत क्या है, वन, डी संकेत क्या है, डी ए। ओके, अब देख लें 10 की घात 2 है, 10 की पावर 2 है, तो इसको बोलते हैं हेक्टो। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हेक्टो। और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसको अगर 10 की घात 3 है तो इसको किलो, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं।
और 10 की घात 6 है तो इसको मेगा, इसका पूर्व लगा क्या है मेगा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 की घात 9 है तो गीगा, गीगा इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और 10 की घात 12 तो इसको लिखते हैं टेरा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ओके। और 10 अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाले साइन देख लेते हैं यहाँ पर। नेगेटिव वाला अगर 10 की घात ये क्या है यहाँ पर 10 की घात वो 10 की घात अगर 10 की घात -1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं डेसी, डेसी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ओके। और अगर 10 की घात -2 है तो इसको बोलते हैं मिली, नहीं अगर 10 की घात -2 इसको क्या बोलते हैं सेंटी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 10 की घात -3 है तो इसको बोलते हैं मिली, मिली इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। ओके। तो अगर 10 की घात -3 है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं मिली से, एम को एम से इसको डिनोट करते हैं। अगर 10 की घात -6 है तो इसको लिखते हैं माइक्रो, पूर्व लगन क्या हो जाएगा इसका माइक्रो, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अगर 10 की घात -9 है तो इसको नैनो, नैनो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 10 की घात -12 है तो इसको हम लिखते हैं पिको, पिको इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और अगर 10 की घात -15 है तो इसको हम बोलते हैं पेम्टो, पेम्टो या हम इसको फर्मी भी बोलते हैं फर्मी, तो इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और अगर 10 की घात -18 है तो इसको हम बोलते हैं एटो, एटो, एटो और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो ये आपको पूर्व लगन याद होना चाहिए। ओके। अगर 10 की घात अगर आपको ऐसे दिख जाए, देखिए अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझिए इसको क्या यूज है। जैसे यहाँ पर मिलीमीटर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, मिली मतलब देखिए यहाँ पर मिली मतलब 10⁻³ मीटर। ओके। और जैसे नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ओके। नैनो का मतलब क्या है 10⁹ मीटर। और जैसे हम बात करते हैं जैसे मेगावाट, मेगावाट, मेगावाट मेगा को क्या किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻6 वाट। ओके। मेगा मतलब 10⁻6 वाट, वाट ये क्या है मेगा, मेगा मतलब 10⁻6 वाट। ओके। और जैसे अपन अगर इस प्रकार लिखे मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी अगर आपको जो संकेत दिख जाए ये वाला, जैसे मिली, गीगा, टेरा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और पेम्टो मतलब फर्मी, तो आपको क्या सिंपली लिखना है उसकी जगह आप इन वैल्यू को लिख सकते हैं। ओके। इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि आगे ये यूज होने वाले हैं। ओके। तो आगे हम बात करेंगे इन्हीं पर और आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो सवाल करेंगे उनमें हम इनका यूज करते हैं, जो लास्ट में आंसर निकालते हैं ना तो उनका यूज होता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके। आप समझ गए होंगे इनका यूज कहाँ पर किया जाता है। ओके। बस आज के लिए इतना ही। तो आपको क्या करना है घर पे इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करना है और इन जो डायमेंशन बेस्ड जो फॉर्मूला है उनको आप द्विमीय सूत्र बनाइए सभी का और इनका फॉर्मूले को याद करिए। ओके। जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है और आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।